नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल एक यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। यूपी टेट और सी टेट की सीरीज़ में जो हम महत्वपूर्ण कथन या कारक हैं, महत्वपूर्ण कथन है या महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उसमें हम टॉप 30 जो सीरीज़ है उसमें क्वेश्चंस तमाम सारे डिस्कस कर चुके हैं। लगभग 10 वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैं चैनल की प्लेलिस्ट में, आप जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें जा कर के देख सकते हैं, या आप जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, इसमें जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं आपका एग्जाम में उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, या जो आ सकते हैं संभावित क्वेश्चंस है उसको हम यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं। ओके, सो आज हम 11वां वीडियो है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नया नोटिफिकेशन आपको वीडियो आए तो नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके, तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है, पहला दिया हुआ है कि शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग माना जाता है। देखिए, शिक्षा में अगर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाएगा तो उससे उसको प्रगतिशील, जो प्रगतिशील शिक्षा है या प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, उसका एक प्रमुख केंद्र माना जाएगा। ओके, उसको प्रगतिशील शिक्षा का आधार मान लिया जाएगा। और आपने देखा होगा कि शिक्षा में आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल हो ही रहा है। कंप्यूटर के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मोबाइल के थ्रू ही हो रहे हैं। ओके, सो कंप्यूटर का, लैपटॉप का, मोबाइल का, टैबलेट का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर खेलों का प्रयोग माना जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा। ओके, तो बाल केंद्रित शिक्षा हमने पहले भी बताया, पहले जो शिक्षा दी जाती थी वो शिक्षक केंद्रित होती थी, लेकिन अब बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है और जो शिक्षक का रोल है वो गौण हो गया है। बालकों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना उद्देश्य है। तो बालकों में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, ये बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य माना जाता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण यंत्रों का प्रयोग किसकी देन माना जाता है? यह जो है प्रगतिशील शिक्षा की ही देन माना जाता है, कि जैसे जैसे शिक्षा का प्रगति होती गई या उसमें प्रोग्रेस होती गई, सो यंत्रों का जो शिक्षण यंत्र है, ओके, जैसे जैसे साइंस पढ़ानी है तो उन यंत्रों को दिखाया गया। जैसे हमें तराजू को बताना है या उत्तोलक के बारे में बताना है तो उसको हम एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं, या जैसे हमें लोलक के बारे में बताना है, सरल लोलक के बारे में या पेंडुलम के बारे में, तो उसको हम दिखा सकते हैं। अगर हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है, बायो में जैसे कुछ पढ़ाना है या केमिस्ट्री में पढ़ाना है या भूगोल में पढ़ाना है, तो उसमें हम यंत्रों का सहारा ले लेते हैं। समाज में अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता की समाप्ति के लिए क्या आवश्यक है? प्रगतिशील शिक्षा। ओके, जब तक हम उसको, बच्चे को शिक्षा नहीं देंगे, शिक्षा कैसी जो उसकी प्रगति में सहायक हो, उसकी प्रोग्रेस में सहायक हो, ऐसी शिक्षा जब तक नहीं देंगे तब तक समाज से अंधविश्वास और रूढ़िवादिता, ऑर्थोडॉक्सिटी और अंधविश्वास ये कम नहीं होंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का उद्देश्य क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है उसको इफेक्टिव अगर बनाना है तो उसका उद्देश्य क्या होगा? बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य माना जाता है। ओके, आगे फिर यहाँ पे दिया हुआ है, शिक्षण अधिगम सामग्री में प्रोजेक्टर, दूरदर्शन एवं वीडियो टेप का प्रयोग करना प्रमुख रूप से संबंधित है। ये प्रगतिशील शिक्षा से ही संबंधित माना गया है। बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा में बहुत घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, क्लोज रिलेशनशिप पाया जाता है। किसमें? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। विशेष बालकों के लिए उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है बाल केंद्रित शिक्षा में। क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में जो बालक का शारीरिक और उसकी जो शैक्षिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाती है। पाठ्यक्रम विविधता किसकी देन है? जो सिलेबस है उसमें जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, वो किसकी देन है? यह बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की ही देन मानी जाती है। छात्रों के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य निहित है बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा में। अब देखिए, ये क्वेश्चन सब बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, इससे ही रिलेटेड है और ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तभी यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। एक विद्यालय में जाति के आधार पर बालकों को उसकी रुचि एवं योग्यता के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है। इस शिक्षा को माना जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा का ही ये एग्जाम्पल माना जाएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है, बालकों को विद्यालय में किसी जाति या धर्म का भेदभाव किए बिना बालकों को उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। इस शिक्षा का
को माना जाएगा, उनको जो शिक्षा प्रदान की जा रही है इसको क्या माना जाएगा, इसको हम आदर्शवादी शिक्षा कहेंगे। ओके, क्योंकि बच्चे सब तरह के, एक विद्यालय में तरह तरह के बच्चे होते हैं, उनका जो है जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, उनकी जाति, उनका धर्म, उनका मजहब सब अलग होता है। ओके, और उनकी व्यक्तिगत रुचियां और व्यक्तिगत जो मनोवृत्ति है, उसका जो मानसिक और शारीरिक विकास है प्रत्येक बच्चे का अलग अलग होता है। सो उसके जाति, धर्म, संप्रदाय, उसकी जो मानसिक और शारीरिक स्थिति है, परिस्थितियाँ हैं, उसको हटकर, उसको अलग रखकर, मीन्स उसको जाति धर्म का भेदभाव किए बिना और बालक की जो रुचि और योग्यता है उसके आधार पर शिक्षा दी जाए, शिक्षा प्रदान की जाए, तो ये आदर्शवादी शिक्षा कहलाएगी। ओके, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा क्या है, ये एक दूसरे के पूरक हैं, अभी ऊपर भी बताया था। घनिष्ठ संबंध क्या है, या एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही चीज़ है। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा के विकास के में महत्वपूर्ण योगदान किसका है, मनोविज्ञान का, विज्ञान का और तकनीकी का। आप देखिए, जो बाल केंद्रित शिक्षा जिसमें बालक को ही केंद्र माना जाता है, तो उसमें शिक्षा देने में तरह तरह के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता है, जो वैज्ञानिक उपकरण है, तकनीकी का इस्तेमाल होता है, मनोविज्ञान का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए मनोविज्ञान, विज्ञान और तकनीकी तीनों का प्रमुख योगदान माना जाता है। एक बालक की लंबाई 3 फुट थी, ठीक है, 2 वर्ष बाद उसकी लंबाई 4 फुट हो गई। बालक की लंबाई में होने वाले परिवर्तन को क्या माना जाएगा? देखिए, पहले उसकी लंबाई 3 फुट थी, 2 वर्ष बाद उसकी लंबाई 4 फीट हो गई। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा, उसकी उम्र बढ़ी, जैसे वैसे उसकी लंबाई भी बढ़ गई, तो उसको हम कहेंगे वृद्धि। वृद्धि को मतलब कहते हैं एज में बढ़ गया तो उसको वृद्धि कहेंगे, और उसकी लंबाई बढ़ गई तो उसको हम विकास कहेंगे। एक तो होगा ग्रोथ और डेवलपमेंट। स्किनर के अनुसार वृद्धि एवं विकास का उद्देश्य क्या है? इनके अनुसार, स्किनर के अनुसार वृद्धि और विकास का जो उद्देश्य है वो प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान करना, बच्चे का व्यक्तित्व जो है वो प्रभावशाली बनाना, ये उनका उद्देश्य है। परिवर्तन की अवधारणा किससे संबंधित है? ये वृद्धि और विकास से संबंधित है। ओके, सो परिवर्तन जो है, वृद्धि और विकास जब होगा तो परिवर्तन आवश्यक है, परिवर्तन तो होगा ही होगा। वृद्धि एवं विकास का ज्ञान एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? अच्छा, वृद्धि और विकास, ये आपको पहले याद रखना, पहले ही याद कर लीजिए कि वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है। ना तो केवल वृद्धि हो सकती है, ना ही केवल विकास हो सकता है। जब भी वृद्धि होगी तो उसका विकास भी होगा। ओके, ज़्यादा नॉर्मल कंडीशन में उसका विकास भी होगा। जैसे अभी ऊपर क्वेश्चन आया था कि बच्चा जब 2 साल का था तो उसकी लंबाई कुछ थी, जब वो 4 साल का हुआ तो उसकी लंबाई कुछ हो गई। सो उसकी वृद्धि हुई, वृद्धि का मतलब है उसकी उम्र बढ़ गई, 2 से 4 साल का हो गया। लेकिन विकास होने से मतलब है कि उसका हाइट भी बढ़ गई या उसका और भी विकास हुआ। ओके, शारीरिक विकास भी कह सकते हैं और मानसिक विकास, दोनों विकास की ही श्रेणी में इंक्लूड हो जाएंगे। ओके, क्रॉगमैन के अनुसार वृद्धि का आशय क्या है? क्रॉगमैन के अनुसार जो वृद्धि का आशय इन्होंने बताया है वो जैविकीय संयमों का के अनुसार वृद्धि करना, ये क्रॉगमैन के अनुसार वृद्धि का आशय है। सोरेनसन के अनुसार वृद्धि सूचक है धनात्मकता का। सोरेनसन ने जो वृद्धि को बताया ये धनात्मकता का सूचक है। सोरेनसन के ही अनुसार वृद्धि जो है वो परिवर्तन का आधार मानी गई है। गैसेल के अनुसार संकुचित दृष्टिकोण है वृद्धि का। गैसेल के अनुसार व्यापक दृष्टिकोण है विकास का। देखिए, संकुचित दृष्टिकोण वृद्धि का है और व्यापक दृष्टिकोण विकास का है। निम्नलिखित में कौन सा तथ्य गैसेल के विकास के अवलोकन रूपों से संबंधित है? सो गैसेल के अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, गैसेल के अनुसार संकुचित दृष्टिकोण, गैसेल के अनुसार व्यापक दृष्टिकोण। सो कौन सा तथ्य विकास के अवलोकन रूपों से संबंधित है? एक तो शरीर रचनात्मकता, शरीर क्रिया विज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक। सो रचनात्मक, क्रियात्मक, रचनात्मक, विज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक। फिर लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आ चुका है एग्जाम में। विकास के अनुरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं एवं विशेषताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है?
सो हरलॉक का कथन है ये। हरलॉक ने क्या बताया कि विकास जब होता है बच्चे का तो उसके व्यक्तित्व में नवीन योग्यताएं और विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन जो है हरलॉक का है। ओके, सो ये कुछ और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हुए जो प्रमुख कथन कारक वाले क्वेश्चन हुए, या और भी वृद्धि और विकास से इसमें क्वेश्चन है, बाल केंद्रित और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, सो अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।